दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है एक लड़की से। और फिर जब शादी को 1 महीना हो जाता है, तो जब लड़का अपने काम के लिए निकलता है तो वापस नहीं आता। दोस्तों, उसकी हत्या करा दी जाती है। और जब खुलासा होता है तो उसकी पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कराई थी, क्योंकि उस लड़की का एक बैंक मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा था, अफेयर चल रहा था। दोस्तों, इसमें जो उसकी माँ थी और बेटी, दोनों का अफेयर एक ही आदमी से, एक ही व्यक्ति से चल रहा था, और वो व्यक्ति बैंक में मैनेजर होता है। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसमें जो सोनम रघुवंशी ने अपने पति की, राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी, उससे भी खतरनाक ये आज की कहानी में ये लड़की निकली। इसने बहुत ही बेरहमी के साथ अपने पति की हत्या कराई। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक, कि कैसे किस प्रकार जो ये लड़की है, इसने पहले शादी की और शादी करने के बाद अपने ही पति की हत्या करा दी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज मेहनत करता हूं और आपको क्राइम से रूबरू कराता हूं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है तेलंगाना का एक जिला लगता है जोगुलंबा जिला, और वहीं का एक थाना लगता है गदवाल थाना। दोस्तों, वहाँ का एक रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम तेजेश्वर होता है। तेजेश्वर एक कंपनी में जॉब करता है। उस कंपनी में जो प्लॉट होते हैं उनकी नपाई तुलाई होती है, और उन जो प्लॉट के नक्शे बनाए जाते हैं, फ्लैटों के नक्शे बनाए जाते हैं, मकानों के नक्शे बनाए जाते हैं, और वो भी उसी काम को करता है। दोस्तों, जब तेजेश्वर शादी लायक हो जाता है तो परिवार वालों को भी चिंता होने लगती है शादी के लिए। तब वो उसके लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जब जब वो तेजेश्वर के लिए लड़की को देखना शुरू कर देते हैं, तब उनको एक लड़की मिलती है जो आंध्र प्रदेश का कर्नूल जिले की रहने वाली होती है, जिसका नाम ऐश्वर्या होता है। दोस्तों, ऐश्वर्या और तेजेश्वर को एक दूसरे को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तेजेश्वर जैसे ही ऐश्वर्या को देखता है तो पहली नज़र में ही उसको पसंद कर लेता है, क्योंकि ऐश्वर्या देखने में काफ़ी सुंदर थी। दोस्तों, तेजेश्वर शादी के लिए हाँ कर देता है और ऐश्वर्या भी शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की एंगेजमेंट 13 फरवरी को होती है। 13 फरवरी को एंगेजमेंट होने के बाद दोस्तों, दोनों एक दूसरे से संपर्क में आने लगते हैं, और फिर एक दूसरे से वो फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगता है। तेजेश्वर ऐश्वर्या से काफी प्यार करने लगा था। उसको ऐश्वर्या की बातें थी जो थी वो काफी अच्छी लगती थी, और जिस प्रकार की लड़की तेजेश्वर चाहता था, वो सारी खूबियां वो ऐश्वर्या में देखता है। दोस्तों, उसके बाद शादी की जो डेट होती है वो फिक्स कर दी जाती है। 18 मई 2025 को शादी की डेट फिक्स हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जब 13 मई लगती है, दोस्तों 13 मई को ऐश्वर्या की माँ का फोन जाता है तेजेश्वर के पास, कि ऐश्वर्या घर से गुस्से में गई है और वो काफी समय हो गया है लेकिन वापस नहीं आई है। तेजेश्वर जैसे ही यह सब सुनता है तो उसके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। दोस्तों, वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐश्वर्या ऐसा कैसे कर सकती है। वो शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और वो मुझको धोखा देकर घर से क्यों भाग गई है। और जब तेजेश्वर के परिवार वालों को पता चलता है कि इस लड़की ऐश्वर्या का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो किसी और के साथ संपर्क में है, दोस्तों तेजेश्वर के घर वाले उसको शादी के लिए इनकार करने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक हुआ कि शादी से पहले ही लड़की भाग गई, शादी के बाद अगर भागती तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। तेजेश्वर के परिवार वाले तेजेश्वर से कहते हैं
कि बेटा तुम इस शादी के लिए इनकार कर दो, मना कर दो और कहीं और लड़की देखकर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन तेजेश्वर नहीं मानता है और वो कहता है कि नहीं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ऐश्वर्या से ही करूंगा। और फिर दोस्तों 13 मई बीत जाती है, 14 मई बीत जाती है, 15 मई बीत जाती है, लेकिन ऐश्वर्या का कोई पता नहीं चल पाता। दोस्तों उसके बाद 16 मई को ऐश्वर्या का फोन आता है तेजेश्वर के पास, और जैसे ही वो फोन उठाता है ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और फिर तेजेश्वर कहता है कि तुम अब कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों जब ऐश्वर्या कहती है कि मैं घर पर आ गई हूँ, और फिर तेजेश्वर उसके घर पर जाता है और ऐश्वर्या से कहता है कि तुम किसके साथ भागी थी, किसके साथ गई थी, क्या तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? जो मैंने सुना है यह सब सही है या गलत है, मुझे सही सही बताना। उसके बाद दोस्तों ऐश्वर्या कहती है कि मैं अपनी माँ की हालत को देखकर घर से भागी थी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती जैसा तुम कह रहे हो। उसके बाद ऐश्वर्या कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ की जो हालत है वो मेरे से देखी नहीं जा रही। मेरी माँ ने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए थे, पैसे का इंतजाम किया था और शादी करने की जो तैयारियां हैं, वो शादी की तैयारियां हैं, उनमें मेरी माँ जुटी हुई है, लेकिन पैसे कम पड़ गए थे और मेरी माँ इधर उधर से उधार मांग कर मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। जो शादी का दहेज होता है उसको खरीद रही थी और मेरे से यह सब देखा नहीं गया, और फिर इसलिए मैं घर से भाग गई कि ना मैं ही रहूंगी और ना मेरी माँ को यह सब झेलना पड़ेगा, यह सब देखना पड़ेगा, इसलिए मैं घर से चली गई थी। उसके बाद दोस्तों तेजेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और कहता है कि ऐश्वर्या, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हम हमको कोई भी दहेज नहीं चाहिए। मैं और मेरे परिवार वाले दहेज के खिलाफ हैं, हम कोई भी दहेज नहीं लेंगे और जो जोड़ा लेकर आएंगे, जो मैं अपने आप जो जोड़ा लेकर आऊंगा उसी जोड़े को पहनकर तुम मेरे घर चलना, उसी जोड़े में मैं तुमको दुल्हन बनाकर लेकर आऊंगा और हमको कोई भी दहेज वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों 18 मई हो जाती है, 18 मई को दोनों की शादी हो जाती है और जब रात को सुहाग रात का समय आता है तो जब तेजेश्वर ऐश्वर्या के पास जाता है तो वो उसको हटा देती है और कहती है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। दोस्तों उसके बाद तेजेश्वर सोचने लगता है कि चलो ठीक है, अभी शादी हुई है, धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचान लेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे। लेकिन शादी को जब दूसरा दिन होता है दोस्तों, ऐश्वर्या का जो स्वभाव था वो बदल जाता है और वो तेजेश्वर से बातें भी करना बंद कर देती है और फिर वो ऐश्वर्या किसी दूसरे लड़के से फोन पर हर समय बातें करती रहती, सारी रात उससे वीडियो कॉल पर बातें करती, कभी फोन पर बातें करती, कभी व्हाट्सएप पर उससे बातें करती। जब तेजेश्वर यह सब देखता है तो वो चिंता करने लगता है, टेंशन में आ जाता है और वो बेचैन हो जाता है दोस्तों कि जिससे उसकी शादी हुई थी और जो उसने सपने देखे थे वो चूर चूर हो रहे थे। और जब तेजेश्वर अपने परिवार से यह सब बताता है तो उसके परिवार वाले कहने लगते हैं कि हम तो तुमसे पहले ही मना कर रहे थे कि तुम इस शादी को मत करो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और जो हमने पहले सुना था कि ऐश्वर्या का किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन हमने काफी तुम्हें समझाया भी लेकिन तुम नहीं माने। दोस्तों उसके बाद जैसे तैसे करके तेजेश्वर समय बिताने लगता है और जो ऐश्वर्या होती है वो फोन पर अपने प्रेमी के साथ फोन पर ही बातें करती, उससे व्हाट्सएप पर बातें करती, लेकिन तेजेश्वर को सीधी निगाहों से देखना उसने बंद कर दिया था। दोस्तों उसके बाद 17 जून लगती है, तेजेश्वर अपने काम के लिए निकलता है, जॉब के लिए निकलता है और जब शाम हो जाती है वो वापस नहीं आता है। परिवार वालों को चिंता होने लगती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर जो तेजेश्वर है उसका फोन भी बंद जा रहा है, कहाँ पर है। और जब उसको ढूंढा जाता है, उसकी कंपनी में
उसको तलाश की जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। और फिर उसके बाद जो तेजेश्वर का बड़ा भाई होता है वो पुलिस थाने पहुंचता है और वहां पर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस और जो तेजेश्वर का परिवार होता है, उसको दोनों को शक दुल्हन पर जाता है और उनको वही सीन याद आता है, वही स्टोरी याद आती है, वही क्राइम याद आता है जो अब सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ किया था। और फिर इसी बुनियाद पर वो जो ऐश्वर्या का जो फ़ोन होता है उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। और जब वो कॉल डिटेल निकालते हैं तो फिर उसमें जो आता है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, उसमें एक बैंक मैनेजर होता है जिस पर ऐश्वर्या ने 2000 से भी ज़्यादा बातें की थी। अपनी शादी से अब तक 1 महीने के अंदर 2000 से भी ज़्यादा उसने उसको कॉल किए थे। और फिर पुलिस का शक पूरा ऐश्वर्या के ऊपर ही जाता है। और फिर पुलिस जो जांच पड़ताल करती है उसमें यह पता चलता है कि जो 13 मई को जो ऐश्वर्या गायब हुई थी, भागी थी, घर से गई थी, वो उसी बैंक मैनेजर के साथ गई थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन पहले तो इधर-उधर की बातें ऐश्वर्या करती है और जब उससे सख्ती के साथ उससे पूछा जाता है, तो वो टूट जाती है और कहने लगती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति तेजेश्वर की हत्या कराई है। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि उसकी लाश कहाँ पर है, उसकी बॉडी कहाँ पर है। तब ऐश्वर्या बताती है कि आंध्र प्रदेश का नंदजिहाल जिला है और उसी वहीं का एक पनियास इलाका है, जंगल है पनियास का, उसी जंगल में उसकी बॉडी है। और जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है तो तभी आनंद फानन में वहाँ पर पुलिस अपनी टीम भेजती है और उस जंगल में तलाशी की जाती है। और जब उस जंगल में एक बॉडी मिलती है जिसकी बहुत ही बुरी हालत हुई थी और उसका गला काटा हुआ था और उस पर काफ़ी वार किए थे। दोस्तों, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर ऐश्वर्या से पूछताछ की जाती है। तब ऐश्वर्या जो पूरी कहानी बताती है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, ऐश्वर्या बताती है कि अब से 2-3 साल पहले एक व्यक्ति जो बैंक में मैनेजर है, वो हमारे घर पर आता और उसका चक्कर मेरी माँ के साथ चल रहा था। और धीरे-धीरे कुछ ही समय बाद उसी व्यक्ति से मेरा भी संबंध, मैं भी प्यार करने लगती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। और मेरी माँ को जब पता चलता है कि मैं उस बैंक मैनेजर से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, उसके साथ संबंध हम दोनों बनाते हैं, तब मेरी माँ मेरा रिश्ता तय कर देती है। और तेजेश्वर के साथ जब मेरा रिश्ता तय हो जाता है, मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी और मेरी माँ को भी पता था और मुझे भी पता था कि एक ही व्यक्ति से हम दोनों एक मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। क्योंकि मेरी माँ अगर किसी से कुछ कहती तो सबको पता चल जाता कि उस मेरी माँ का भी उस बैंक मैनेजर के साथ कोई संबंध है। दोस्तों, इसी डर की वजह से मेरी माँ ने भी किसी से कुछ नहीं कहा और मेरा रिश्ता तेजेश्वर के साथ तय कर दिया। और जब मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। उसके बाद मैं 13 मई को बैंक मैनेजर के साथ भाग जाती हूँ और जब मेरी माँ और बैंक मैनेजर मुझको समझाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम इससे तेजेश्वर से शादी कर लो और इसके पास बहुत ही प्रॉपर्टी है, पैसा है, पैसे वाला व्यक्ति है और इसको हम रास्ते से हटा देंगे और जितनी भी इसकी जायदाद होगी वो तुम्हारी हो जाएगी और मैं और तुम एक दूसरे के साथ उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद पर मज़े लेंगे, उसका आनंद लेंगे और वो हम दोनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फिर हम दोनों वापस आ जाते हैं 16 मई को और 18 मई को शादी हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद तेजेश्वर एक तेजेश्वर अपने काम पर निकलता है तब उसके बाद मेरी माँ ने और मैंने, ऐश्वर्या ने और बैंक मैनेजर ने एक प्लान बनाया तेजेश्वर को रास्ते से हटाने का। जब 1 महीना शादी को होने वाला था,
तब हमने एक प्लान बनाया कि अब तेजेश्वर को कैसे किस प्रकार रास्ते से हटाया जाए। तब बैंक मैनेजर ने कहा कि हम 2-3 लड़कों को हायर करते हैं और उसको किसी काम से बुलाते हैं, और फिर जब तेजेश्वर काम के लिए निकलता है 17 जून को, उसके बाद जो बैंक मैनेजर है उसने अपनी कार दी थी उन 3 लड़कों को जिसको हमने हायर किया था, और फिर तेजेश्वर से कहते हैं कि हमको एक प्लॉट का नक्शा बनवाना है। और जब तेजेश्वर यह सब सुनता है तो खुश हो जाता है और वो उन उस कार में बैठता है और उन लड़कों के साथ चल देता है। जब पन्यास का जंगल की तरफ गाड़ी जाती है तब तेजेश्वर कहता है कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो, और तभी जो लड़के होते हैं गाड़ी के अंदर वो तेजेश्वर की गला काटकर हत्या कर देते हैं और फिर उसको पन्यास के जंगल में ही फेंक देते हैं, और जो गला काटने के बाद उस पर काफी वार करते हैं और उसको पन्यास के जंगल में फेंक देते हैं। हमने प्लान तो काफी ठीक बनाया था, लेकिन कैसे किस प्रकार इसका खुलासा हो गया ये हमको नहीं पता। जब ऐश्वर्या अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस प्रकार उसने शादी की और शादी करने के बाद किस प्रकार माँ बेटी ने और प्रेमी ने, जो बैंक मैनेजर होता है, उसने जो प्लान बनाया उसी के मुताबिक उस अपने पति की हत्या कराई, तेजेश्वर की हत्या कराई, और हत्या कराने के बाद उसको पन्यास के जंगलों में फेंक दिया। दोस्तों, जब पुलिस और उसके परिवार वाले यह सब सुनते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, तेजेश्वर का क्या कसूर था? उसने ऐसी क्या गलती की जिससे उसको इतनी बड़ी सजा मिली? आखिर ऐसा क्यों होता जा रहा है जो दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक हत्याएं होती जा रही हैं? पहले लड़कियां शादी करती हैं और शादी करने के बाद अपने पति की हत्या करा देती हैं। दोस्तों, यह इतना क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, ऐश्वर्या की मां को और बैंक मैनेजर तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल में डाल देती है। बैंक मैनेजर की तलाश हुई चल रही है, उसको भी जल्द से जल्द पुलिस अपनी गिरफ्त में कर लेगी और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जय श्री श्याम।